हमारा नया टॉपिक है रिजिड पेमेंट। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो उसमें हमने ये जाना था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जब हम बनाते हैं तो हमारा पर्पज़ ये रहता है कि जितनी भी लेयर हम सबग्रेड के ऊपर बिछा रहे हैं वो सफिशिएंट थिक हो, इतना कि लगने वाला लोड नीचे तक आते आते लार्ज एरिया को कवर कर जाए, ताकि सबसे नीचे के एरिया में प्रेशर मिनिमम आ जाए। सपोज जैसे ये हमारी ऊपर की बिटूमिन की लेयर थी, इसके नीचे हमने बेस कोर्स बिछाया, फिर सब बेस कोर्स बिछाया और सबसे नीचे है अपना सबग्रेड। तो इस बिटूमिन की लेयर के ऊपर जब हमारा कोई लोड ऐड करता है या चलता है तो लोड का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, नीचे तक आते आते ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होने की वजह से एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एरिया इतना है, उसके नीचे वाली लेयर पर एरिया इतना है और सबसे नीचे सबग्रेड है उस पर इतना बड़ा एरिया, और लोड कितना, कैपिटल पी का ही लग रहा है। तो कैपिटल पी अपॉन एरिया जितना ज़्यादा नीचे बढ़ता जाएगा, प्रेशर उतना हमारा कम होता जाएगा। और ये प्रेशर इतना कम कर दें कि सॉइल की सबग्रेड बियरिंग कैपेसिटी से कम हो जाए, तब हम सबग्रेड को सेफ बना सकते हैं। तो ये था हमारा लॉजिक फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने का। रिजिड पेमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो कि कंक्रीट का स्लैब होती है, इसको ही अपनी रेजिस्टिंग लेयर के फॉर्म में बनाते हैं। यानी जब लोड चले तो ये अपनी बेंडिंग स्ट्रेंथ के कारण लगने वाले लोड को रेजिस्ट कर सके, क्योंकि ये हमने सीमेंट कंक्रीट पेमेंट बनाया है तो इसका कुछ बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा, FCR। जैसे हम बीम में पढ़ते थे कि किसी बीम में ऊपर से कोई लोड पील ऐड करता है तो ये बीम क्या होती है, बेंड होती है ऐसे करके, और ये अपने बेंडिंग स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पर जितने वाला भी टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसको रेजिस्ट कर पाता है और क्रैक नहीं होता। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और एक कंक्रीट का स्लैब बनाते हैं। इस कंक्रीट के स्लैब में जो भी व्हीकल ऐड करेंगे, सपोज ये हम सामने से देखें तो इस तरह करके व्हीकल चल रहे होंगे तो इनका लोड नीचे लग रहा है। अब इस लोड के कारण ये जो स्लैब है वो बेंड कर रही होगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखें तो ये स्लैब है हमारी और इसको हम ऐसे बेंड कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि इस स्लैब को ही इतना थिक बनाएं जिससे कि नीचे के पॉइंट तक FCR यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब काफ़ी हाई हो जाए और इसके ऊपर लगने वाला जो लोड है उसको रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, अब कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो concrete pavement is sometimes placed directly over the subgrade, but chances of mud pumping being more, designers prefer to use a base course over the concrete pavement। देखो हमने ये बताया था इसके सबसे पहले वाली क्लास में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में हम रिजिड पेमेंट के नीचे कोई बेस या सब बेस रखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको सब बेस के ऊपर रख सकते हैं, सब ग्रेड के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सब ग्रेड क्योंकि एक सॉइल है और उसके ऊपर जब सीमेंट कंक्रीट उसको हम ले करते हैं तो जितने भी क्रैक्स हैं या जितने भी जॉइंट्स हैं उनके थ्रू मड पंपिंग होने के चांसेस रहते हैं। सपोज अगर कोई भी वाटर सबग्रेड तक पहुंच गया तो व्हील लोड के कारण क्या होगा, ये हमको पता है कि ऊपर का कंक्रीट पेमेंट दब रहा है, तो जितने भी नीचे का मड है वो नीचे से ऊपर निकल करके सरफेस पे आ जाएगा और यहाँ पर एक तरह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, खालीपन सा आ जाएगा। उस समय अगर बार बार इस तरह का लोड ऐड करता जाएगा तो हमारा सबग्रेड कट करके अलग हो जाएगा और स्लैब के नीचे रेजिस्ट करने वाली कोई लेयर रहेगी नहीं। सपोज ये ग्रीन वाला मैं सबग्रेड बोल रहा हूँ इस समय, ये वाले को, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद ये सबग्रेड खाली हो जाएगी क्योंकि मड के रूप में वो निकल के बाहर चला गया है। तो ऐसे में कोई नीचे कोई रेजिस्टिंग लेयर नहीं आएगी और नीचे के लेयर पे कंक्रीट पेमेंट पे क्रैक पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम करते क्या है कि सबग्रेड के ऊपर एक मिनिमल बेस कोर्स या सब बेस कोर्स बिछाई देते हैं। इससे क्या हुआ कि अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है कंक्रीट का पेमेंट। अब जो होगा तो मड पंपिंग के थ्रू सबग्रेड बाहर नहीं निकल पाएगा, सड़क पे नहीं आ पाएगा, वो बेस कोर्स तक जाएगा या उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। तो हमारा पर्पज़ क्या है, कंक्रीट स्लैब के नीचे एक बेस कोर्स या सब बेस कोर्स बिछाने का। उसको हम कई तरह के पॉइंट्स में हम नोट कर सकते हैं। जैसे इट प्रोवाइड्स ए वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि हमको ऊपर स्लैब बिछानी है तो जितने भी मशीनरी आएंगी, जितने भी रोलर्स होंगे या कंक्रीट को मिक्स करने वाले मिक्सर्स होंगे, उन सबको एक प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म मिल सके, क्योंकि अगर सबग्रेड बहुत कमज़ोर हो गया तो उनके वेट से ही सबग्रेड दब जाएगा।
गिव्स ए यूनिफॉर्म सपोर्ट फॉर द पेमेंट। जो ऊपर का कंक्रीट बेस कंक्रीट के लेयर है उसको एक यूनिफॉर्म बेस मिल जाता है। अच्छा, रिड्यूसेस डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट्स देयर बाय इंश्योर्स बेटर लोड ट्रांसफर। इसके बारे में भी थोड़ा बाद में समझ में आएगा। टू सम एक्सटेंट चेक्स द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ सबग्रेड, क्योंकि उसके ऊपर बेस कोर्स बिछा हुआ है सबग्रेड के ऊपर, तो जो भी स्वेलिंग है श्रिंकेज हो वो उसको एक तरह से डैम्प आउट कर देगा, डैम्पिंग कर देगा उसकी। रेजिस्ट इरोजन ऑफ सबग्रेड ड्यू टू द मड पंपिंग एक्शन। मैंने अभी बताया है कि मड है उसको पंप करके कंक्रीट के सरफेस लगाने नहीं देगा और वो नीचे ही रहेगा सबग्रेड, तो वैकेंसी नहीं क्रिएट हो पाएगी और हमेशा कंक्रीट के नीचे कोई ना कोई रेजिस्टिंग लेयर बनी रहेगी। तो इन वजहों से हम बेस कोर्स और सब बेस कोर्स बिछाते हैं। तो हमने क्या किया, जब फ्लेक्सिबल पेमेंट में सब बेस कोर्स और बेस कोर्स बिछा रहे थे तो पर्पस था वहाँ पर लोड को ट्रांसफ़र करना बड़े एरिया में। यहाँ पर हमारे सब बेस कोर्स और बेस कोर्स का पर्पस लोड का ट्रांसफ़र करना नहीं, बल्कि एक प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म देना है कंक्रीट के स्लैब को। ठीक है, तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया कि जब भी कोई लोड ऊपर से ऐड करता है तो ये रिजिड पेमेंट अपनी बेंडिंग स्ट्रेंथ के कारण, या एक तरह से मैं कहूँ कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के कारण, ये लगने वाले स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाता है, क्योंकि इसकी कुछ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, कुछ ईआई है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कंक्रीट का ई काफ़ी ज़्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये कम डिफ्लेक्शन में ही काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करा सकता है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें आ जाती है। तो लोड लगने पर क्या हुआ, ये हमारी स्लैब थोड़ी बेंड हो गई और नीचे के पॉइंट पर इस तरह बेंडिंग के कारण कुछ टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हुआ। अब रिजिड पेमेंट को हम सफिशिएंट इतना थिक बना दें कि जो भी नीचे स्ट्रेस आ रहा है इस लोड के कारण उससे ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाए। ठीक है, तो हम हमेशा कंक्रीट को M40 ग्रेड का कंक्रीट चुनते हैं अपने रिजिड पेमेंट के बनाने के लिए। अब M40 ग्रेड का कंक्रीट की 4.5 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लोड जो लग रहा है ऊपर से वो कितना स्ट्रेस यहाँ जनरेट कर रहा है, अगर हम वो निकाल दें, सपोज वो निकल के आ गई 4.3 MPa, तब हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेस को इतना थिक पेमेंट रेजिस्ट कर पाएगा और ये हमारा डिज़ाइन सेफ होगा। लेकिन यहीं पर अगर नीचे जो लोड के कारण स्ट्रेस लग रहा है वो 4.8 MPa आ गया और हमको पता है कि हम सिर्फ M40 ग्रेड का ही कंक्रीट बिछा रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ 4.5 MPa है टेंशन में, तो हम क्या करेंगे, इस रिजिड पेमेंट की थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। थिकनेस बढ़ाने से क्या होता है, आपको पता है कि जैसे हम थिकनेस बढ़ाते हैं हमारा आई बढ़ जाता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तरह से हमने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बढ़ा दी। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बढ़ाने से नीचे पॉइंट पर जो स्ट्रेस लग रहा था लोड के कारण वो कम होकर के 4.8 ना होकर के अब 4.2 MPa या कुछ भी हो सकता है, और वो हमारी टेंशन में जो स्ट्रेंथ है उससे नीचे पहुंच जाता है। खैर, ये जब हम डिज़ाइन करेंगे रिजिड पेमेंट तब और डिटेल में हमको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आप ये समझ गए कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के कारण कंक्रीट का स्लैब लगने वाले स्ट्रेस को रोक पाता है। अब देखिए, जब कंक्रीट का पेमेंट बिछाते हैं तो हमको कुछ जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो श्रिंकेज क्रैक जनरेट होने लगता है। कैसे जनरेट होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई स्लैब है कंक्रीट का जो किसी सॉइल पे या बेस पे रखा हुआ है। अब किसी वजह से ये मान लीजिए कि श्रिंक कर रहा है। ठीक है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक करने की वजह से क्या होगा कि नीचे से बेस में अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि इसको श्रिंक होने से रुकना है और हमको नीचे सबग्रेड या बेस कोर्स से तो एक तरह से रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। तो रेजिस्टेंस मिलने की वजह से क्या हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ, ये फ्रिक्शन फोर्स उसको श्रिंक करने से रोक रहा है। तो इससे क्या होगा कि अंदर के पोर्शन पे कोई स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। यानी अगर इसकी लेंथ सपोज मैं बोल दूं कि L है, हाइट H है, विड्थ B है, और इसको मैं आधा क्रॉस करके बनाऊं कुछ ऐसा, यानी ये L/2, तो मुझे ये पता चल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स आधे पोर्शन पे ऐसे लग रहा है, इसको श्रिंक करने से रोकने के लिए, इसको खींचने के डायरेक्शन पर लग रहा है, जिसकी वजह से अंदर हमारे खूब सारे स्ट्रेसेस जनरेट हुए। ये स्ट्रेस यूनिफॉर्म मान लो जनरेट हो गए। ठीक है,
ये अंदर के क्रॉस सेक्शन पे, सिग्मा बोल दिया मैंने इसको। अब जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है वो मैं निकालना चाहता हूँ कि कितना जनरेट हुआ है स्ट्रेस। तो उसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है F, वो हमको पता है। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, जो यानी एक तरह से कंक्रीट का जो आधा है उसका वेट। कंक्रीट का वेट कितना हो जाएगा? कंक्रीट की डेंसिटी इंटू कंक्रीट का वॉल्यूम। कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है इस आधे पोर्शन का वॉल्यूम? L/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये बी है और ये एच है, सॉरी ये एच है और ये बी है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हुआ सिग्मा, वो कितना फोर्स जनरेट कर जा रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे? तो हम निकालेंगे फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? बी इंटू एच। अब क्योंकि ये कंक्रीट पेमेंट मूव नहीं कर रहा है, अपनी जगह पर है, वहीं पर टिका हुआ है, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को बराबर किया, तो क्या निकल के आया? सिग्मा इंटू बी इंटू एच, ये वाला पोर्शन, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स गामा कंक्रीट इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ से बी और एच कट गए, तो हमको ये मिल गया सिग्मा इज इक्वल टू म्यू गामा ऑफ कंक्रीट इंटू L/2। ठीक है, इतना इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा अगर कोई कंक्रीट सिंक होना चाहता है। अब ये मानो कि सपोज लेंथ हमने 5 मीटर रखी थी। ठीक है, ये चीज़ 5 मीटर है और गामा ऑफ कंक्रीट तो हमको पता है कितना होता है, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, म्यू जो होता है वो कंक्रीट और नीचे का जो सॉइल है उसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जनरली 1.1 से 1.5 के बीच में होता है। हमने सपोज यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1.2 ले ली। इन तीनों को जब मैंने रखा तो मुझे सिग्मा की वैल्यू मिल गई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। 72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं इसको बोल सकता हूँ 0.072 MPa। ठीक है, इतना टेंशन लग रहा होगा अंदर। लेकिन हमको ये पता है कि जब कंक्रीट को हम ले करते हैं कहीं पर, यानी उसको पॉर करते हैं एक लेयर बिछाने के लिए, तब अपने क्यूरिंग पीरियड के दौरान वो स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा होगा जब वो हार्ड हो रहा होता है, क्योंकि पहले तो वो विस्कस फॉर्म में रहता है और धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है। तो जो हम स्ट्रेंथ पढ़ते थे M40 में, तो ये 40 क्या होती थी? FCK। कब? 28 डेज में। और अगर मैं पूछूं कि टेंशन कितना होता था, तो इसका 1/10 होता था। तो सपोज कि M40 अगर कंक्रीट है तो 4 MPa या 4.5 MPa सपोज टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई कंक्रीट की। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है ये होती थी 28 डेज की स्ट्रेंथ। जब हम कंक्रीट को पॉर करते हैं या ले करते हैं तो उस समय कंक्रीट अपने विस्कस फॉर्म से हार्ड फॉर्म में जा रहा होता है, उस समय उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, वो होती है 0.08 MPa। अभी हमने यहाँ से निकाला कि अगर मैंने 5 मीटर का कोई कंक्रीट स्लैब ले कर रहे हैं तो अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट हो जा रही है 0.072, जो कि बहुत ज़्यादा नियर अबाउट है 0.08 के। इसका मतलब अब क्योंकि हम म्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो जितना सॉइल और कंक्रीट के लेयर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हमेशा उतना ही रहेगा। कंक्रीट की डेंसिटी भी नहीं चेंज कर सकते। ये जो एल है, लेंथ, ये हमारे हाथ में है। और हमने अभी देखा कि लेंथ को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सिग्मा टेंशन बढ़ता जाएगा, और अगर ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा निकल गया तब श्रिंकेज क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। यानी जैसे ही कंक्रीट हार्ड होगा, तो क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है, जब ले किया था मतलब जब हम पॉर कर रहे थे तो कंक्रीट का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जैसे जैसे वो हार्ड होता है वैसे वैसे ठंडा होता है, और ठंडा होते ही वो श्रिंक होने लगता है। अगर हमने लेंथ बहुत ज़्यादा रख दी तो अंदर टेंसाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और वो हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ से आगे निकल सकता है और श्रिंकेज क्रैक जनरेट हो सकते हैं। इसलिए ये लेंथ हम ज़्यादा बड़ी नहीं रख सकते। तो अभी आपने देखा जैसे आपने 5 मीटर की लेंथ रखी थी तो लगभग ये नियर आ गया था कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के। तो इसलिए जनरली 4 मीटर से लेकर के 4.5 मीटर तक हम एक कंक्रीट की लेंथ रखते हैं, एक डायमेंशन रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। तो अब हमारे पास क्योंकि ये लिमिटेशन आ गई कि कंक्रीट की लेंथ
ज़्यादा नहीं रख सकते, और क्योंकि हमारे पास सपोज 2 वे रोड बनाते हैं तो 7.0 मीटर की लेन विड्थ रहती है, तो 7 मीटर के यानी हमको एक साथ ले नहीं कर सकते कंक्रीट। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले एक पार्ट ले करेंगे कितना 3.5 मीटर का, और फिर दूसरा पार्ट ले करेंगे 3.5 मीटर का, और बीच में हम एक जॉइंट रख देंगे यहाँ पर। तो ये इस जॉइंट का क्या रोल है, इस श्रिंकेज क्रैक को रोकना। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पूरा लंबा 7 मीटर का बिछा देते हैं तो आपको पता है कि हार्ड होने के बाद लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट या श्रिंकेज क्रैक जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि इधर भी जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन हम इधर भी, हमारे पास लिमिटेशन है कि ज़्यादा 4 मीटर से लेकर के 4.5 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते डिस्टेंस। तो हमको हर 4-4.5 मीटर के बाद हमको एक अलग से जॉइंट देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो इस कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का क्या रोल है, इस श्रिंकेज क्रैक को कैप्चर करना। श्रिंकेज क्रैक क्यों जनरेट हो रहा है, कंक्रीट हार्ड होने की वजह से। तो अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हमारे ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे है, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट ऐसे है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे ही हमने जॉइंट बनाया, तो हम इसको ट्रांसवर्स जॉइंट कहते हैं। और एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या है, दोनों लेन को डिमार्केट करते हुए जो मिडिल पोर्शन होता है जॉइंट का, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो जॉइंट दो तरह के हो गए, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। क्यों देना पड़ा वो तो समझ गए। ट्रांसवर्स जॉइंट भी 3 तरह के होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जिसका काम क्या था, हमारा श्रिंकेज क्रैक को रोकना। एक होता है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण, जैसे समर और विंटर दोनों में टेम्परेचर काफ़ी अलग हो जाता है, उस समय मटेरियल, क्योंकि उसकी कुछ थर्मल कोफिशिएंट होती है, मटेरियल श्रिंक करना या स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। अगर हमने ये एक्सपेंशन जॉइंट नहीं प्रोवाइड किए तो मटेरियल दब जाएगा, मतलब दोनों पैनल्स के बीच में, क्योंकि किसी तरह का गैप तो है नहीं, तो वहाँ से बल्जिंग हो जाएगी और कंक्रीट में स्पेलिंग हो जाएगी, कंक्रीट टूट जाएगा। तो इसलिए हमको कुछ कुछ दूरी पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कितनी दूरी पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, आप सपोज इसके लिए भी एक हम टास्क कर सकते हैं। मान लो कि एक ये, इसके लिए चलिए नीचे मैंने कुछ बनाया होगा, ठीक, मान लीजिए कि एक ये कंक्रीट का पैनल है जो इधर चला जा रहा है, और इसके बीच में हमने थोड़ा गैप रखा, और ये दूसरा कंक्रीट का पैनल है, और फिर यहाँ से इधर से कंक्रीट का पैनल शुरू हो गया है। लोडिंग डायरेक्शन कैसे है, मतलब व्हीकल इस डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। अब क्या है कि ये जो डिफरेंस होता है यही होता है एक्सपेंशन गैप। इसको हम रखते हैं 20 mm का, क्योंकि 20 mm से ज़्यादा गैप या 2 सेंटीमीटर जो हो गया, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप क्या है कि दिक्कत करेगा व्हीकल्स के लिए, और यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं रख सकते। तो सपोज हमने 20 mm का गैप रख दिया एक्सपेंशन जॉइंट का, और ये एक्सपेंशन जॉइंट हम कितनी लेंथ में बनाए वो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट की का थर्मल कोफिशिएंट होता है, वो होता है कुछ 1.1 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सपोज डेल्टा टी, मान लो कि समर में टेम्परेचर कुछ चला जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर पे टेम्परेचर कुछ चला जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर डिफरेंस सीजन के कारण कितना हो जा रहा है, कुछ 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो डेल्टा टी हो गया हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको सोम से पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी कितना एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, जो डिपेंड करता है थर्मल कोफिशिएंट पे, वो इतना होगा। अब हमने केवल एक कंक्रीट पैनल को कितना गैप दे रखा है, 20 mm इधर, 20 mm इधर, यानी ये जो कंक्रीट का पैनल है ये कुछ 10 mm इधर बढ़ पाएगा, 10 mm इधर बढ़ पाएगा, या एक तरह से 20 mm का रिलैक्सेशन है इसके पास। तो 0.02 मीटर मैंने मान लिया, इज इक्वल टू कितने लेंथ में ये गैप प्रोवाइड करें हम जानना चाहते हैं, और ये 1.1 10⁻⁵ थर्मल कोफिशिएंट और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यहाँ से एल कितना निकल के आता है देखते हैं। $60.60 मीटर, यानी हर 60 मीटर में हमें 20 mm का गैप देना पड़ेगा।
तो इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट क्या होते हैं, हर 40 से 60 मीटर के बीच में हम एक ट्रांसफर जॉइंट और प्रोवाइड करते हैं थर्मल एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। These joints are made to catch the shrinkage cracks. Tie bars are used to attach to concrete panels firmly. अब देखो ये जो longitudinal joint हैं, इनको अटैच करने के लिए हम यहाँ पर खूब सारे रेनफोर्समेंट एक तरह से टाई बार्स प्रोवाइड कर देते हैं। यानी हमने क्या किया कि ये दोनों कंक्रीट के पेमेंट यूनिसन बिहेव करें, अलग अलग बिहेव ना करें और फर्मली टाइट रहें। तो इसके लिए क्या किए हम, इधर यानी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में हमने कुछ टाई बार्स प्रोवाइड किए। इनका काम लोड ट्रांसफर करना नहीं बल्कि इन दोनों कंक्रीट को फर्मली स्टेबल रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ट्रांसफर जॉइंट में मैंने तीसरा जॉइंट नहीं बताया, एक होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है कि जिस समय भी हमको अपनी कंक्रीटिंग रोकनी पड़े, यानी जब हम सड़क बना रहे हैं और सपोज टाइम खत्म हो गया 8 से लेकर के सुबह शाम को 6 बजे तक कंक्रीटिंग की और अब हमको अगले दिन आकर के कंक्रीटिंग करना है, तो हमको अपना वर्क वहीं से रोकना पड़ेगा। अब जब हम अगले दिन आएंगे तो पुरानी वाली कंक्रीट तो कुछ हार्ड हो चुकी होगी, अब हमने उसके आगे कंक्रीटिंग किया तो दोनों के बीच में एक जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि सपोज आपने ये तो कल कंक्रीटिंग कर दी थी और अगले दिन जब कंक्रीट करेंगे तो उनके बीच में एक यहाँ पर एक तरह से जॉइंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों भले ही कंक्रीट तो चिपका रहेगा बट ये वाला कंक्रीट हार्ड हो चुका है और ये वाला कंक्रीट थोड़ा भी सॉफ्ट है। तो जब ये हार्ड हो जाएगा तो उनके बीच में एक फिजिकल जॉइंट जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है तो हम क्या करेंगे, या कभी कंस्ट्रक्शन रुका तो हम यहाँ पर कुछ बार्स छोड़ के जाएंगे। ऐसे करके हम बार्स छोड़ देते हैं ताकि अगले दिन जब आए तो इन्हीं बार्स के ऊपर से हम कंक्रीट पोर कर दें और जब भी कंक्रीट जम जाएगा तो ये सारे डॉवल बार, इनको हम डॉवल बार्स कहते हैं, ये डॉवल बार्स क्या करेंगे, इन दोनों कंक्रीट पैनल्स को फर्मली पकड़ कर रखेंगे। ठीक है, और एक तरह से जब कोई व्हीकल यहाँ से ट्रैवल करेगा तो ये लोड का ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि इन दोनों कंक्रीट पैनल को जोड़ कर रखा है डॉवल बार ने एक तरह से रेनफोर्समेंट ने। तो अब ये दोनों कंक्रीट पैनल यूनिसन यानी एक साथ बिहेव करेंगे। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब इनके बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो हम पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर जॉइंट में बताते हैं 3 तरह के जॉइंट होते हैं। पहला था कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड टू टेक ओवर द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट स्लैब। दे आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 4 to 4.5 मीटर। अभी बताया क्यों। डमी ग्रूव इज प्लेस्ड एट ए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। जैसे ये हमने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का डायग्राम बनाया है, ठीक है, व्हीकल कुछ ऐसे मूव कर रहे होंगे तो बीच में हम एक डॉवर बार लगा देते हैं और यहाँ पर हम एक ग्रूव दे देते हैं इधर। ठीक है, ग्रूव दे करके क्या किया हमने, एक तरह से यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा थी और यहाँ पर चूँकि हमने एक तरह से गैप दे दिया तो यहाँ पर थिकनेस कंक्रीट की कम हो गई। ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा बना हुआ है हमारा ग्रूव। ग्रूव क्या है, एक तरह से कोई टूल होता है जिसे हम स्क्रैच करके कुछ 3 या 4 mm का एक गैप कर दें। ठीक, सॉरी 3-4 mm नहीं, कुछ 25% का गैप कर दें। विड्थ होती है 3 से 4 mm की। तो हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हम थिकनेस को थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि हमारे बाकी जगह कंक्रीट के थिकनेस से ये थोड़ा कम रहे और जो भी क्रैक जनरेट होना चाह रहे हैं, जो भी श्रिंकेज के कारण क्रैक जनरेट हो, वो इस वीकर सेक्शन पर ही जनरेट हो जाए और हमारी बाकी जगह पर इस तरह के क्रैक फॉर्म ना हो। क्योंकि हम कोई एक पोर्शन को वीक कर दे रहे हैं तो हमको पता है कि जो भी क्रैक पड़ेंगे इस वीकर सेक्शन में होंगे और उसके लिए हमने यहाँ पर डॉवल बार पहले लगा रखे हैं जो उन क्रैक्स को कैच कर सकें। तो क्या होगा कि पूरे कंक्रीट पैनल में बाकी जगह कहीं क्रैक नहीं आएगा, जहाँ जहाँ पर भी ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होंगे क्रैक्स उनके ही अराउंड फॉर्म होगा और उन क्रैक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रैक बना लिया है और यहाँ हमको पता है कि क्रैक जनरेट होने वाला है श्रिंकेज के कारण, तो हम यहाँ पर एक सीलेंट भर देंगे या सील भर देंगे। ठीक है, ये सील क्या होगा, कुछ बिटुमिन और रबर का मिक्सचर होगा जो वाटर को पेनिट्रेट करने नहीं देगा। अगर हम यहाँ पर सीलेंट ना क्रिएट करते तो श्रिंकेज क्रैक यहाँ जनरेट हुआ और जो भी बरसात का पानी है वो नीचे चला गया और मड पंपिंग के थ्रू नीचे का सबग्रेड सरफेस पे आ गया। तो हम यहाँ पर कुछ सीलेंट यूज़ कर देते हैं ताकि उन क्रैक्स को प्लग कर सकें ऊपर से। अच्छा, फिर आता है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट मैंने बताया था क्योंकि सीजनल वेरिएशन है उसको काउंटर करने के लिए unless there is a provision for expansion the concrete slab may buckle outwards and break.
डॉवेल बार्स आर प्लेस्ड अक्रॉस द एक्सपेंशन जॉइंट टू टेक केयर ऑफ द लोड ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? वन साइड ऑफ द डॉवेल बार इज फिक्स्ड विद द वन कंक्रीट स्लैब व्हाइल द अदर साइड इज जनरली lubricated and put inside an expansion cap placed within the other concrete slab. Expansion joints are generally provided at every 40 to 60 मीटर स्ट्रेच। ये क्यों होता है? अभी हमने देखा, ये चीज़ कह रहा है कि जब हम कंक्रीट में डबल बार प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन गैप छोड़ देते हैं ताकि जब भी एक्सपैंड होने पर क्या होगा, सपोज ये भी हमारा फिलर है। अच्छा लिखा, फिलर क्या होता है? ये भी हमारा वैसे ही जैसे बिटुमिन का कुछ स्लरी होगा, बिटुमिन रबर का मिक्सचर। बिटुमिन रबर का मिक्सचर मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, क्योंकि ये इलास्टिक होता है और दूसरी चीज़ ये वाटर प्रूफ भी है, वाटर को पेनिट्रेट नहीं करने देता, जैसे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में पढ़ रहे थे। तो अब क्योंकि यहाँ पर देखो कट जो बना हुआ है वो थ्रू आउट कट बना हुआ है, एक ये पेमेंट है और दूसरा पेमेंट ये है, इनके बीच में थ्रू आउट द विड्थ या थ्रू आउट द हाइट पूरा क्रैक है एक्सपेंशन जॉइंट देने की वजह से। तो अगर हम ये फिलर नहीं भरेंगे तो सीधी सी बात है कि जितना भी रेन वाटर है वो नीचे तक पहुँच जाएगा। तो हमको यहाँ पर कुछ फिलर यूज़ करना ही करना है, और ये फिलर ऐसा भी हो जो इलास्टिक हो, यानी जब ये कंक्रीट बढ़ना चाहे गर्मियों में तो ये दब जाए, और जब कंक्रीट श्रिंक होना चाहे तो ये वापस से एक्सपैंड कर जाए और जितना भी स्पेस है उस सबको फिल रखे। और यहाँ पर हमने कैप क्यों छोड़ रखा है? ताकि ये जो बार है वो आगे तक जाए और उसके बाद ठंडी के समय वापस आ जाए। तो इसलिए हमको यहाँ पर एक गैप छोड़ना पड़ेगा। गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, ये बार बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये कंक्रीट बढ़ने की कोशिश करेगा, गैप नहीं है तो ये बार बेंड हो जाएगा, और बार बेंड होने से क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा कंक्रीट पे और कंक्रीट टूट जाएगी। ठीक है। तीसरा जॉइंट होता था कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है? ऊपर पढ़ा था कि जब भी हमको काम रोकना पड़ता है तो हम एक जॉइंट बना के रखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर जॉइंट्स बिटवीन पेमेंट सेक्शन दैट आर कंस्ट्रक्टेड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। A construction joint could be along the longitudinal direction or the transverse direction, and an effort is made such that it coincides with the location of other joint. हम क्या चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो वो एक्सपेंशन जॉइंट या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से लाई कर जाए, क्योंकि जिस समय हम काम खत्म करना जा रहे हैं हमको पता है कि जॉइंट देना ही देना है, तो क्यों ना वो जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट के साथ लाई हो जाए, ताकि हमको सिर्फ एक ही बार डबल बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वरना हमको सपोज थोड़ी पहले भी डबल बार प्रोवाइड करना पड़े, क्योंकि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोका और उसके थोड़ी दूर पर यानी 3 मीटर बाद हमको एक्सपेंशन जॉइंट देना है, क्योंकि हर 40 से 60 मीटर पे हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं, तो हमको फिर से डबल बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो जॉइंट है वो लाई कर जाए अपने एक्सपेंशन जॉइंट के साथ ही, और हम उसी समय काम खत्म करें जिस समय हमको एक्सपेंशन जॉइंट एक्चुअली प्रोवाइड करना था। अच्छा, और अगर ये पोजीशन नहीं आ पाती, क्योंकि हमको पता है कि 40-60 मीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है किसी कंक्रीट पैनल के लिए और काम के लिए, तो हम कभी कभी यूज़ करते हैं कि अगर एक्सपेंशन जॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे उस दिन, तो हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है जो हर 4.5 मीटर पे यूज़ होता है, हम वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, वहीं से हम अपना काम रोकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जॉइंट पर भी तो हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पर भी तो हम डबल बार यूज़ कर ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने पूरा सेक्शन बना कर रखा है जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं। ये प्लान व्यू है और व्हीकल का मूवमेंट कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं गया। मान लो कि ऐसे ये 2 लेन है तो ऐसे और ऐसे हो रहा होगा, 2 लेन 2 वे का। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ये है ना, ये वाले जॉइंट, ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, और इन जॉइंट में हमने यहाँ पर देखो टाई बार लगा रखे हैं, ये टाई बार है। उसके बाद ट्रांसफर जॉइंट। अच्छा, टाई बार देखो ऊपर भी यहाँ बना हुआ है, अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ पेमेंट की थिकनेस है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या करता था, श्रिंकेज को रोकता था। यह यहाँ पर नीचे है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है। और तो देखो ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में मैंने क्या कहा था कि ऊपर ग्रूव बना देते हैं ताकि सेक्शन वीक हो जाए और यहाँ पर क्रैक जनरेट हो जाएगा। देखो ये क्रैक जनरेट हुआ थोड़ा सा, और हमने यहाँ पर क्रैक को कैच करने के लिए एक रेनफोर्समेंट लगा भी रखा है। अब ये रेनफोर्समेंट ज़्यादा स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट जो कि काफ़ी बड़ा जॉइंट है, यहाँ पर लोड का ट्रांसफर हमको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम मजबूत टाइप का अपना डबल बार यूज़ करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे हम उतना मजबूत डबल बार यूज़ नहीं करते। तो हम किन 2 तरह के रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट पे? एक है टाई बार जो कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे यूज़ करते हैं, और दूसरा है डबल बार जो हम
कहाँ ट्रांसफर जॉइंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये फिगर बनाया है मैंने कि यहाँ पर देखो ये बार्स के लिए प्लेसमेंट किए गए हैं। ठीक है, प्रोविज़न बनाया गया ताकि ये छोटे छोटे बार देख रहे हैं, ये लंबे लंबे, ये है हमारे डॉवेल बार्स, और ये जो ग्रीन कलर के ये लंबे लंबे देख रहे हैं, ये है हमारे टाई बार। अब ये बार्स हम पहले से प्लेस कर रखते हैं कितने कितने डिफरेंस में होने चाहिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर जस्ट कंक्रीटिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉवेल बार्स ये रहे और ये टाई बार निकले हुए हैं। अब कंक्रीटिंग करेंगे तो इसके साइड में कंक्रीटिंग कर देंगे तो ये दोनों फॉर्मली एक्ट करेंगे और डॉवेल बार भी उन जॉइंट्स के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर सपोज अगर हम डबल बार नहीं यूज़ करते तो क्या होता कि यहाँ से डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक ये है, तो इसे कहते हैं अप्रोच स्लैब, इसे कहते हैं लीव स्लैब। अगर डबल बार नहीं यूज़ करेंगे तो ये वाला स्लैब नीचे दब जाएगा और कोई लोड ट्रांसफर इधर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर क्रैक पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इस पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर हमने एक डबल बार यूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से ये जितना भी डिफरेंस नीचे जाना चाह रहा था उसको रोक लेगा। यहाँ पर इंसर्ट हुआ डबल बार और आगे वाली जो स्लैब है वो भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ कि इसका लोड जो इस स्लैब में पड़ रहा था, डॉवेल बार होने की वजह से थोड़ा सा लोड इस स्लैब ने भी लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर 100% लोड ट्रांसफ़र हो तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, बट डॉवेल बार की एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होती। ठीक है, कुछ 90% होती है, 10% होती है, 10% से 90% के बीच की रेंज होती है उसकी इफिशियंसी की, मतलब कितना लोड ट्रांसफ़र वो कर पा रहा है। तो ये हो गया हमारा लोड ट्रांसफ़र ऑफ डॉवेल बार। अब देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ कंक्रीट पेमेंट होते हैं। पहला तो है प्लेन कंक्रीट पेमेंट। प्लेन कंक्रीट पेमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी रेनफोर्समेंट। द लोड ट्रांसफर एट द जॉइंट्स टेक प्लेस थ्रू एग्रीगेट इंटरलॉक। स्टील टाई बार आर समटाइम्स यूज्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर प्रोवाइडिंग ए वार्पिंग जॉइंट्स बिटवीन टू लेंस। ठीक कह रहा है कि जब हम ऐसी सड़क बनाएं जिसमें बीच में किसी भी तरह का रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड ना करें, ना ही डॉवेल बार दें ना ही टाई बार दें। हालांकि टाई बार ने कहा है कि आप कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल लगा सकते हैं टाई बार यहाँ पे, लेकिन डॉवेल बार हमको प्रोवाइड नहीं करने। डॉवेल बार प्रोवाइड ना करके एक तो हम अपना खर्चा बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ कि अब डॉवेल बार नहीं यूज़ होगा तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, लोड का ट्रांसफ़र, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डॉवेल बार प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ते हैं ये एग्रीगेट के लिए। ये है एग्रीगेट, क्योंकि कंक्रीट में एग्रीगेट और सीमेंट सैंड सबका मिक्सचर है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्लैब में एग्रीगेट कुछ ऐसे बाहर की तरह निकाल देते हैं और जो दूसरा वाला स्लैब है उसमें यहाँ पर कुछ स्लॉट्स बना देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग जनरेट हो जाएगी। यानी सपोज ऐसा कुछ इधर का एग्रीगेट निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, और जो दूसरा वाला स्लैब है उसमें यहीं पर ग्रूव्स होंगे। ऐसे ग्रूव्स करके क्या होगा कि ये वाला जो स्लैब है ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और उनके बीच में प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा खर्चा बच गया। इसको कहते हैं हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो जब भी कोई लो ट्रैफिक होगा, जैसे आपके घरों के सामने अगर कभी हमको सीमेंट कंक्रीट पेमेंट बनाना पड़ा, तो हम डॉवेल बार्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि थिकनेस की रिक्वायरमेंट भी कम है और क्योंकि कंक्रीटिंग इतनी हाई क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं तो श्रिंकेज का इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो हम क्यों रेनफोर्समेंट करें, हम सिंपल इंटरलॉक, एग्रीगेट इंटरलॉक के थ्रू ही लोड का ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर होता है हमारा प्लेन डॉवेल्ड कंक्रीट पेमेंट। इस पेमेंट में क्या है, मैंने कहा कि डॉवेल बार होंगे। दिस पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विद प्लेन कंक्रीट एक्सेप्ट एट ट्रांसफर जॉइंट वेयर स्टील डॉवेल बार्स आर प्रोवाइडेड फॉर लोड ट्रांसफर। टाई बार्स आर यूज्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। यानी यही है जो कंक्रीट पेमेंट हम पढ़ रहे थे अभी तक ऊपर, प्लेन डॉवेल्ड कंक्रीट पेमेंट। एक है कॉन्टिन्यूसली रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें पूरे टाइम तक हमेशा रेनफोर्समेंट कंक्रीट में रहेगी या पेमेंट में रहेगी। This type of concrete payment is reinforced throughout and is without any contraction or expansion joint. The pavement develops transverse crack and reinforcement bars of steel act as a load transfer device at these cracks. मतलब समझ गए कि जिस तरह हम स्लैब या फ्लोर हम अपने घरों पे बनाते हैं तो उसमें पैनल तो लगाते हैं, हमने पूरा कंक्रीट बना बिछा दिया, लेकिन हमने साथ में क्या किया, क्योंकि हम रेनफोर्समेंट बिछा रहे हैं साथ में कंक्रीट के साथ, तो उससे क्या होगा कि फिर ये हमारा रेनफोर्समेंट है। तो जो भी क्रैक जनरेट होता है, हमको पता है कि क्रैक जनरेट होते ही जो भी टेंसाइल स्ट्रेस का लोड है वो जो रेनफोर्समेंट हमने लगाया है वो बियर करना शुरू कर देता है, और अब उसने इस क्रैक को कैच कर लिया। अब ये क्रैक ऊपर तक नहीं आ पाता। आपने पढ़ा ही होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कि जब भी बीम वगैरह होती है
उसके नीचे यहाँ पर हम रेनफोर्समेंट लगाते हैं ताकि क्रैक्स को कैच कर सकें और ये क्रैक्स ऊपर तक ना जाए, वरना फेल हो जाएगी हमारी कंक्रीट। अब जब हम पूरे पेमेंट में इस तरह के रेनफोर्समेंट रखेंगे तो अब कहीं पर भी क्रैक हो, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन के कारण हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो, हमने वहाँ पर हमेशा के लिए रेनफोर्समेंट तो पूरे टाइम तक ला कर रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी महंगा ये एक तरह से हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट। इस कंक्रीट पेमेंट में हम क्या करेंगे कि पहले ही प्री स्ट्रेस्ड पैनल लेके आएंगे, यानी जो भी पैनल थे, सपोज ऐसे करके पैनल के थ्रू बन रहा है, तो हर एक पैनल को पहले ही से प्री स्ट्रेस्ड करके लेके आएंगे और साइट में इसको जोड़ देंगे। जब हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो आपने आरसीसी में पढ़ा होगा कि प्री स्ट्रेसिंग करके कंक्रीट में इनहेरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस पहले ही से प्रोवाइड करके रखते हैं, ताकि जब साइट में जाए ये कंक्रीट पैनल और इस पर लोड लगे तो बाहर से लगने वाले टेंसाइल स्ट्रेस को वो काउंटर कर सके, जो इनहेरेंट स्ट्रेस इसने पहले से रखा हुआ अपने पास। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट एक तरह से इसकी थिकनेस हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही हमने रेजिजुअल स्ट्रेसेस उसमें बना के रखे हुए हैं। द डिजाइन थिकनेस ऑफ द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पेमेंट इज लेस देन दैट ऑफ प्लेन कंक्रीट पेमेंट. Pre-stressed concrete payments have been used on experimental basis at some airports but are not popular for the use of highways. ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रेसेस इन कंक्रीट पेमेंट। तो अब हम जानते हैं कि कंक्रीट पेमेंट में कौन कौन से स्ट्रेसेस लगेंगे। अब हमको पता है कि जब मैंने सबसे पहले बताया था कि लोड का ट्रांसफ़र कंक्रीट पेमेंट में कैसे हो रहा है, स्लैब हमारी बेंड हो रही है और इस बेंडिंग के कारण एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, कुछ सपोज बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा जनरेट हो गया और हमको ये पता है कि किसी पर्टिकुलर थिकनेस की कंक्रीट पेमेंट का कुछ स्ट्रेंथ होगा, सपोज FCR। तो हम जिस समय ये FCR से हमारे लगने वाले टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा, तब हम कहेंगे कि हमारी कंक्रीट सेफ है बेंडिंग में और किसी तरह का क्रैक जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये सिग्मा लग कितना रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है, तब तो हम जान पाएंगे कि जो हमने थिकनेस प्रोवाइड की है वो सफिशिएंट है भी या नहीं। तो जो स्ट्रेसेस ऐड करते हैं कंक्रीट में वो दो तरह के होते हैं। पहला स्ट्रेस होता है व्हील लोड के कारण, जो भी ऊपर व्हील चल रहे हैं, और दूसरा टेम्परेचर के कारण, जिसको हम थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी कहते हैं। ये जो टेम्परेचर स्ट्रेस है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला डेली टेम्परेचर वेरिएशन के कारण और दूसरा सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। क्या है समझते हैं आगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हील लोड के कारण स्ट्रेसेस कौन से लगते हैं किसी कंक्रीट पेमेंट पे। तो सबसे पहले वेस्टरगार्ड ने कुछ 1926 में एक रिसर्च की थी और ये बताया था कि अगर किसी कंक्रीट स्लैब को आप एक थिक विस्कस फ्लूइड के ऊपर रखें, ठीक है, कोई एक डेंस फ्लूइड है, तो व्हील के कारण इसमें जहाँ जहाँ भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उन्होंने एक एजम्पशन माना कि कोई थिन कंक्रीट स्लैब है और वो किसी डेंस फ्लूइड में रखा हुआ है। डेंस फ्लूइड क्यों? क्योंकि जो नीचे का सबग्रेड है उन्होंने ये माना कि ये डेंस फ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि नीचे सॉइल हमको पता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। कुछ सॉइल होती है जैसे सैंड, वो बहुत स्टिफ होती है, और कुछ सॉइल होती है क्ले जो बहुत सॉफ्ट होती है, और साथ ही साथ इनका बिहेवियर भी चेंज होता रहता है मॉइस्चर कंटेंट के साथ। तो अब हम इस सैंड या क्ले या कोई सॉइल है इसको कैसे सिमुलेट करें, इसके कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई कहेगा कि नीचे के सॉइल को आप इलास्टिक मानो, ठीक है, और कोई कहेगा कि नीचे के सॉइल को आप एकदम फ्लूइड मानो कि उसकी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। इलास्टिक का मतलब उसकी कुछ रिजिडिटी है, कुछ फ्लेक्सिबल रिजिडिटी है और वो लोड को सह सकता है, और जब लोड निकल जाता है तो वो इलास्टिसिटी के कारण वापस अपनी पूर्व पोजीशन पे आ जाता है। तो जब वेस्टरगार्ड ने इक्वेशंस निकाली स्ट्रेसेस की, तो उन्होंने ये एजम्पशन माना है कि जो नीचे का फ्लूइड है वो डेंस फ्लूइड है, और उसके आधार पर उन्होंने 3 लोकेशंस पे स्ट्रेसेस कितने होंगे उसका फॉर्मूला दे दिया। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मान लो कि ये हमारा कंक्रीट का पेमेंट है और व्हीकल का डायरेक्शन कुछ ऐसे है मूवमेंट। तो 3 लोकेशन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इंटीरियर, एक होती है एज, और एक होता है कॉर्नर। पैनल पे ये 3 लोकेशन ही हमारे क्रिटिकल लोकेशन होती हैं। इन्हीं लोकेशन पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस कितना लग रहा है, और कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि हमको ये पता है कि कंक्रीट टेंशन में वीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ये जानने में है कि टेंशन कितना लग रहा है जब कोई व्हील कोई व्हीकल का व्हील पैनल के इंटीरियर पे एक्ट करे, या व्हीकल का व्हील पैनल के एज पर एक्ट करे,
या वो कंक्रीट को छोड़ करके दूसरे पैनल पर जा रहा हो, यानी कॉर्नर पर एक्ट करे। इन तीनों कंडीशन के लिए कंक्रीट में स्ट्रेस क्या क्या लगेगा उसके लिए उन्होंने 3 फॉर्मूले दे दिए। जब व्हील इंटीरियर पे लगा हुआ है, यानी एकदम बीचों बीच है कंक्रीट के पैनल पे इस पॉइंट पर, तो टेंशन कहाँ ऐड करता है, बॉटम पे, क्योंकि ये अगर कोई कंक्रीट का पैनल है तो ऐसे बेंड होगा व्हील लोड के कारण। सपोज यहाँ पर कोई लोड लगा है, वो एकदम इंटीरियर पे लगा है बीचों बीच, तो बॉटम पे ही टेंशन ऐड करेगा। उस बॉटम पे टेंशन का फॉर्मूला उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है। जब यही व्हील एज पर होगा तब बॉटम पे टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही बेंड हो रही है। तब उन्होंने एज में फॉर्मूला ऐसे दे रखा है। और जब ये व्हील पहुंच गया अपने कॉर्नर पे, तब कॉर्नर पे टेंशन कहाँ आएगा, टॉप पर, क्योंकि कॉर्नर पे क्या हो रहा है, सपोज ये कंक्रीट का पेमेंट है और यहाँ पर व्हील है, तो ये कुछ ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारा टॉप पर आ गया टेंसाइल स्ट्रेस, तो कॉर्नर पे टेंशन टॉप पर लगता है और उसकी वैल्यू इतनी होती है। फॉर्मूले अभी हमको याद नहीं रखने, बस आप ये समझ लीजिए कि इंटीरियर एज और कॉर्नर पर लगने वाले स्ट्रेसेस, जो कि हम टेंसाइल स्ट्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं, वो इन फॉर्मूले द्वारा दिए जाते हैं, जो कि हमको वेस्टरगार्ड ने दिए थे। अच्छा, ये फॉर्मूले को देख कर हमको ये पता चल रहा है कि ये एच जो है वो है हाइट, पी जो है वो है कितना व्हील लोड लग रहा है, फोर्स कितना लगा रहा है कोई कोई व्हीकल का व्हील। अब जितना ज़्यादा हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे कंक्रीट पेमेंट की थिकनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, स्ट्रेस उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। समझ में आता है, जितनी मोटी हम कंक्रीट की लेयर बिछाएंगे स्ट्रेस उतना कम होगा, हर पॉइंट पर, इंटीरियर पे भी, एज पर भी और कॉर्नर पर भी। ठीक है, तो थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रेस कितना होगा। साथ ही साथ ये 2 टर्म और हैं, एल और बी। ये एल और बी क्या है वो जानते हैं। देखिए, एल होता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। कंक्रीट नीचे के सबग्रेड से कितना रिलेटिवली स्टिफ है, ये वो बताता है। यानी आप समझिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान लो कि एक ऐसे बीम रखी है आपने, ठीक है, मान लो ये लकड़ी की है, ठीक है, वुड की बीम है, और एक दूसरी बीम आपने उसके नीचे एक रबर पैडिंग कर रखी है, यानी ये जो पूरा है ये रबर है, और तीसरे कंडीशन में इसके नीचे आपने रॉक रख दिया है, ठीक है, रॉक एकदम रिजिड है, हार्ड है। तीनों कंडीशन में आप सेम लोड लगा रहे हैं, पी और पी, और मैं जानना चाहता हूँ कि तीनों कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन से कंडीशन पर लगेगा। तो मान लो कि जब ये पहला कंडीशन है जिसमें नीचे कुछ एयर है, कुछ और है ही नहीं, तब ये बीम थोड़ी ज़्यादा बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट देने के लिए कुछ है ही नहीं। रबर के केस में ये थोड़ी सी बेंड हो पाएगी, लेकिन पहले जितना तुलना में बेंड नहीं हो पाएगी। और रॉक के केस में ये बहुत ही निग्लिजिबल ही बेंड हो पाएगी, क्योंकि रॉक बहुत ही रिजिड होता है, तो यहाँ पर बेंडिंग कुछ हुआ ही नहीं। पहले के केस में ज़्यादा बेंडिंग होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कुछ इतना बना। दूसरे कंडीशन में रबर है तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा बन गया, क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प कर्वेचर नहीं बन पाया। और तीसरे कंडीशन में तो हमारा लगभग इनफाइनाइट जा रहा है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमको ये पता है कि हमारे पास एक बेंडिंग इक्वेशन होती थी, m/i = σ/y = E/r। मोमेंट सेम ही है क्योंकि लोड सेम है। मैंने बताया था इन सबकी डायमेंशन सेम है तो आई सेम है, तो हमारा इंटरेस्ट है ये देखने में। तो σ/y = E/r। कंक्रीट का ई कांस्टेंट है, थिकनेस सही है, कांस्टेंट है तीनों का, तो y भी कांस्टेंट हो गया। सिग्मा इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। हमको पता है कि अब जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, उतना ही कम स्ट्रेस लगेगा। r जितना ज़्यादा होगा सिग्मा उतना कम होगा। पहले केस में हमारा कुछ r है जो छोटा है, दूसरे केस में r बढ़ता जा रहा है, और तीसरे केस में r बहुत ज़्यादा हो गया। पहले केस में हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरे केस में स्ट्रेस थोड़ा कम लगेगा, और जब रॉक होगा नीचे तो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत ही कम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो पाएगा। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी भी लेयर में या कोई भी बीम या स्लैब या कुछ भी हो, उसके नीचे सपोर्टिंग मीडियम क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि टेंसाइल स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है उस लेयर पे। तो जब वेस्टरगार्ड ने फॉर्मूला दिया इंटीरियर एज और कॉर्नर पर स्ट्रेस का, तो उन्होंने एक टर्म इंक्लूड किया एल।
जिसे उन्होंने बोला ये है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और उसका फॉर्मूला उन्होंने कुछ ऐसा दिया, L इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ EH³ डिवाइडेड बाई 12K 1 माइनस न्यू स्क्वायर। यहाँ पर E और H कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ हैं, यंग्स मॉडुलस और उसकी थिकनेस। K जो है वो है सॉइल सबग्रेड मॉडुलस या सबग्रेड मॉडुलस K क्या है ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए मान लो कि सबग्रेड मॉडुलस होता है कि सॉइल कितनी स्टिफ है, ठीक है। जितना सबग्रेड मॉडुलस ज़्यादा होगा सॉइल उतनी ज़्यादा स्टिफ होगी। जो हमारा रॉक था वो बहुत ज़्यादा स्टिफ था, ठीक है। जितनी ज़्यादा सॉइल स्टिफ होगी K की वैल्यू बढ़ेगी, L की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रिलेटिव स्टिफनेस कंक्रीट की कम हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे वाला जो मीडियम है वो काफ़ी स्टिफ हो रहा है, तो L हमारा कम हो जाएगा। अब वापस फॉर्मूला देखते हैं कि जैसे हमारी L कम हुआ वैसे ही हमारे इंटीरियर एज ऑन कॉर्नर सब पर स्ट्रेस भी कम हो रहा है, क्योंकि L हमारा न्यूमरेटर में है। तो हमको ये पता है कि अगर नीचे का मीडियम का मॉडुलस या स्टिफनेस बढ़ेगी तो L कम होगा, करस्पॉन्डिंगली सिग्मा कम हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि नीचे का जो सबग्रेड मॉडुलस हो वो बहुत वीक ना हो। इसलिए IRC ने क्या कहा है कि 8% से CBR अगर कम निकल के आता है, क्योंकि ये जो K है वो डिपेंड करता है CBR पे भी। CBR और K का एक रिलेशन होता है एम्पिरिकल। तो अभी ये मानो कि जितना ज़्यादा सॉइल का CBR होगा K उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो कोर्ट ने लिमिट कर दिया कि 8% से कम अगर CBR हुआ तो हम कहेंगे कि नीचे की सॉइल कम स्टिफ है, तो स्ट्रेस कंक्रीट पे ज़्यादा लग जाएगा। तो हम नीचे की सॉइल को स्टिफ बनाने के लिए क्या करें, हम क्या करेंगे कि अगर सपोज 8% से कम CBR आ रहा है तो सॉइल के ऊपर कुछ सब बेस या बेस कोर्स बिछा देंगे। तो ये बेस कोर्स बिछाने से क्या हो जाएगा, पहले सपोज अगर K 8% के करस्पॉन्डिंग अगर CBR 8% था, उसके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड की निकल के आ गया 50 MPa पर मीटर सॉरी, तब हम क्या करें, यहाँ पर कुछ मटेरियल कुछ 150 mm का सब बेस या बेस कोर्स बिछा दें, तब हमारा इफेक्टिव के निकल के आ जाएगा सपोज 285 MPa पर मीटर। तब क्या हुआ कि K क्योंकि अब नीचे का बढ़ गया, फिर से वही कंडीशन, L हमारा कम हो जाएगा और सिग्मा कम हो जाएगा, स्ट्रेस कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस कम लगेगा। यही वजह थी जब ऊपर मैंने बताया था कि सब बेस और सब ग्रेड क्यों बिछाते हैं, तब मैंने कहा था कि ये चीज़ आप बाद में समझ पाएंगे। तो अब क्या लाइन लिखी थी वहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से। रिड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर बाय इंश्योर्स बेटर लोड ट्रांसफर। ये वही बात है, ठीक है। जब सिग्मा कम हो जाएगा क्योंकि एक तरह से स्टिफ हो गई, स्टिफ होने से क्या होगा, डिफॉर्मेशन कम हो पाएगा, डिफॉर्मेशन कम तो स्ट्रेस कम और बेटर लोड ट्रांसफर। इसलिए हम यहाँ पर नीचे सब बेस या बेस कोर्स बिछा देते हैं कंक्रीट पेमेंट के नीचे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ क्या होता था रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ए कंक्रीट पेमेंट स्लैब अंडर लोड डिफॉर्म्स इन ए सॉसर शेप, सॉसर मतलब कश्तरी की शेप में। द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब एज वेल एज सपोर्टिंग मीडियम, दोनों पर ही डिपेंड करता है कि डिफॉर्मेशन कितना होगा, जैसे भी हमने ऊपर देखा। द वेस्टरगार्ड डिफाइन द टर्म रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज गिवन बाय द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पर देखो हमने कंक्रीट पेमेंट बना रखा है और ये कोई व्हील लोड है, इसकी वजह से क्या हुआ कि कंक्रीट का स्लैब कुछ इस प्रकार बेंड हो गया। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है उसका कर्वेचर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये कर्वेचर बदल जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तभी कहते हैं कि ये एक तश्तरी की शेप में है। जैसे तश्तरी ऐसी होती है ना, ये एक ये और इसके नीचे थोड़ा सा गड्ढा रहता है, तो ये सॉसर शेप इसे कहते हैं। तो सॉसर शेप में बेंड हो जाता है। अब रेडियस उसने क्यों बोला, रिलेटिव स्टिफनेस क्यों नहीं बोल देता,
तो रेडियस का मतलब यही है कि यहाँ से लेकर के व्हील के मिड पॉइंट से लेकर के जहाँ तक कर्वेचर अपवर्ड डायरेक्शन पे है वो एक तरह से रेडियस हो गया, क्योंकि जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एल बताया था उसकी डायमेंशन होती है कुछ सेंटीमीटर, एक लीनियर डायमेंशन टर्म है ये। तो ये जो रेडियस टर्म है वो एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक बेंड हो रहा है व्हील लोड से लेकर के पेमेंट में, जहाँ तक बेंडिंग का कर्वेचर ऊपर की डायरेक्शन पे है और जहाँ से बदल रहा है, यानी कि जहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ जाता है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, वहाँ तक हम बोलते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, हालांकि इसका भी कोई यूज़ नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि ये रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या चीज़ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एल होगा वही हमारा रेडियस, इसका यूज़ नहीं है, आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के क्या होता है, स्टिफनेस बताता है। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के इज गिवन बाय पी अपॉन डेल्टा। ये क्या चीज़ है, देखो जब भी हमको सॉइल की स्टिफनेस निकालनी होती है तो हमें उसमें एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम है प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि ये सॉइल है, उसमें हम कुछ अलग अलग डायमेंशन की प्लेट्स रखते हैं। तो 75 सेंटीमीटर डायमेंशन की जो प्लेट होती है, डायमीटर की जो प्लेट होती है वो सबसे नीचे रखते हैं, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोड लगाते हैं, इस पर एक्ट कराते हैं। प्रेशर गेज के थ्रू हम नोट करते हैं कि कितना प्रेशर लग रहा है, और डायल गेज के थ्रू हम नोट करते हैं कि डिफॉर्मेशन नीचे के सबग्रेड में कितना हो रहा है, और हम एक ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसा, लोड वर्सेस मीन सेटलमेंट का ग्राफ। तो कुछ ऐसा बन के आएगा, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे सेटलमेंट अपना बढ़ता जाएगा। जिस समय 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर नीचे का सबग्रेड डिफॉर्म हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग कितना लोड हमने ऊपर से लगाया उसको हम बोल देते हैं सपोज कैपिटल पी। ठीक है, अब हमको डायमेंशन पता है प्लेट की, तो हम यहाँ से एरिया से डिवाइड करके स्मॉल पी निकाल सकते हैं, ये हो गया प्रेशर, या एक तरह से हमने ऊपर से कितना प्रेशर लगाया डिवाइडेड बाई डेल्टा मैंने बोला था, तो डेल्टा कितना हो गया 0.125। तो ये हो जाता था हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, क्योंकि 0.125 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि ये इस लाइन का स्लोप है, ये लाइन, यानी अगर सबग्रेड रिएक्शन एक्चुअल फील्ड में तो कैसा हो रहा है कि देखो ऐसा कर्वेचर आ रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं ये कर्वेचर फॉर्म हो रहा है डिफॉर्मेशन और लोड का। लेकिन जब हमने के को डिफाइन किया तो के हमने इस स्लोप को बोल दिया पी अपॉन डेल्टा, क्योंकि वेस्टरगार्ड ने ये बोला है कि जो नीचे की सबग्रेड या सॉइल है उसको उन्होंने एक तरह से लीनियर एजम्पशन मान रखा है सबग्रेड का, यानी सबग्रेड पी से जो प्रेशर पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं एग्जैक्टली उसके प्रोपोर्शनल पे डेल्टा नीचे दब रहा है। और फिर उन्होंने एक कांस्टेंट टर्म दे दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी इज इक्वल टू के डेल्टा। तो यहाँ से हमको के निकाल के आ गया पी अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो एक्चुअल तो फील्ड में ऐसा कर्वेचर आता है, बट एजम्पशन ये मान रखा है ताकि सिंप्लीफाइड हम इक्वेशन दे सकें, और उन्होंने ये लीनियर एजम्पशन मान करके के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा दे दिया, और ये बोला कि जिस समय डेल्टा 0.125 सेंटीमीटर पहुँच जाए उस समय जो प्रेशर लग रहा होगा वही हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बताया कि एजम्पशन उन्होंने मान रखा था P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि जैसे ऊपर मैंने ये एक कंक्रीट का पेमेंट बिछाया और इसके नीचे सबग्रेड है, तो सबग्रेड यानी सॉइल है, तो वो ऐसे ही फॉर्म में बेंड हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि लोड सपोज अगर बीच में रख रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे आएगा, इस लोड के जस्ट नीचे आएगा, तो नीचे से प्रेशर भी सबसे ज़्यादा उसी जस्ट लोड के नीचे आएगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रेशर कम होता जाएगा, कुछ ऐसे। क्योंकि वेस्टरगार्ड ने ये असम्पशन मान रखा है कि प्रेशर डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा प्रेशर नीचे से सबग्रेड उतना ज़्यादा लगाएगा, सबसे ज़्यादा वहाँ लगाएगा, और ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। खैर, तो ये हो जाता है हमारा मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ सबग्रेड, क्योंकि यहाँ से देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि अगर प्रेशर हमको ज़्यादा लगाना पड़ा 0.125 सेंटीमीटर को ही डिफॉर्म करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ स्टिफनेस।
अच्छा, फॉर्मूले में एक और टर्म आया था जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। देखो फॉर्मूला फिर से वापस आते हैं, तीनों फॉर्मूले क्या थे। इन फॉर्मूलों में एक ये तो हमने जान लिया, ये क्या है, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। एक्चुअली जब इनिशियली जब उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया तो उन्होंने एक थिन कंक्रीट प्लेट मानी थी, और थिन कंक्रीट प्लेट में उन्होंने एक लोड लगाया था जिसका टायर का रेडियस उन्होंने ए बोला, और उन्होंने इन इक्वेशंस में बी की जगह पर यहाँ पर उन्होंने ए रखा था, ए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये एजम्पशन उन्होंने थिन कंक्रीट प्लेट के लिए या थिन कंक्रीट स्लैब के लिए बनाया था और उसके करस्पॉन्डिंग ए निकाला। बट एक्चुअली जब जैसे जैसे हम ये कंक्रीट की थिकनेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो रेजिस्टिंग सेक्शन है, यानी ये जो सेक्शन है जहाँ पर प्रेशर लग रहा है, वो पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है करस्पॉन्डिंगली, कि जितना ज़्यादा स्लैब थिक होती जाएगी उतना ज़्यादा अब ये सर्कुलर लोडेड एरिया ना हो करके उतना ज़्यादा वो पॉइंट लोड की तरफ टेंडर हो रहा है। अब ये जो इक्वेशंस निकाली थी वो इसलिए मानी थी कि हमने सर्कुलर लोडेड एरिया लगा रखा है कुछ ऐसे टायर की वजह से, लेकिन जैसे जैसे थिक करते जाएंगे वैसे वैसे इसका बिहेवियर एक पॉइंट लोड की तरह चेंज होने लग जाता है, तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती और हमको यहाँ पर करेक्शन लगाना पड़ जाता है। तब उन्होंने कहा कि जब पेमेंट की थिकनेस ज़्यादा हो तब ए की जगह पर आप बी यूज़ करो, और उन्होंने बी बताया कि उसका फॉर्मूला होना चाहिए 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे थिक आप जा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप थिक जाते जाएंगे अब वो ए की तरह काम नहीं करेगा और हमारे फॉर्मूले में करेक्शन लगाना पड़ेगा, और उस करेक्शन के लिए आप यहाँ ए की जगह पर बी रख दो, और बी का फॉर्मूला ये है। और ये कब होगा, जब 1.724 एच बड़ा हो जाए ए से, यानी थिकनेस आप पेमेंट कितनी ज़्यादा कर दो कि 1.724 एच ए से बड़ा निकल जाएगा, तो आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो एक तरह से ए की जगह पर यहाँ पर अब आप बी रखना शुरू कर दो, और जैसे ही थिकनेस इतनी कम हो कि 1.724 एच छोटा रह गया ए से, तो इसका मतलब हमने सफिशिएंट थिन प्लेट मान रखी है। उस केस में आप यहाँ पर बी की जगह पर ए रख सकते हैं, तब उस केस में बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ठीक से पढ़ते हैं क्या लिखा गया। Westergaard's give relation for equivalent radius of resisting section in centimeter in the equation B is equal to 1.6 a square plus h square minus 0.675 h if a is less than इतना या 1.724 h greater than a। अदरवाइज इसको आप ए ही ले सकते हैं क्योंकि तब थिन प्लेट हो जाएगी आपकी। Where a is the radius of wheel load distribution, due to loading the maximum stress is induced at the corner being discontinuous in two direction। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट है, ये बता रहे हैं कि जो वेस्टरगार्ड ने इक्वेशन दी उन्होंने तीनों पॉइंट पे दे रखे थे, एक एज पे दिया था, एक इंटीरियर पे दिया था और एक कॉर्नर पे दिया था। एज ये इंटीरियर था, ये एज था, और यहाँ पर लोड होता था, ये कॉर्नर था। तो ड्यू टू लोडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एट द कॉर्नर, यानी सेम लोड अगर हम लगाएं तो किसी कंक्रीट में कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा लोड का इफेक्ट ऐड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसके आगे ना यहाँ पर कोई कंक्रीट है ना यहाँ कोई कंक्रीट है, क्योंकि ज्वाइंट लगा हुआ है। लेकिन जो बीच में जब लोड ऐड करता है तो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्शन मिल गया उसको, तो लोड का ट्रांसफ़र अच्छे से हो पाता है, तो स्ट्रेस सबसे कम लगता है। जैसे हम एज पे जाएंगे तो एज में क्या है कि इधर तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट है लेकिन यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस लग गया। और जैसे ही लोड कॉर्नर पे जाता है तो कॉर्नर पे क्या है कि एकदम कंक्रीट खत्म ही हो गई, कोई भी रजिस्ट करने के लिए सेक्शन कंक्रीट नहीं बचा, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे लगता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे तब पता चलेगा कि ये क्यों बता रहा था मैं ये चीज़। The edge stress is lower than the corner being discontinuous in one direction, while the interior stress is minimum among all these stresses due to temperature। अब मैंने बताया था कि कंक्रीट में दो तरह के स्ट्रेस लग रहे हैं, पहला तो व्हील लोड के कारण, वो हमने अभी ऊपर देखा, तीनों पोर्शन पे कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं वो हमने देख लिया। अब देखते हैं टेम्परेचर के कारण पहला जो स्ट्रेस होता है वो होता है वॉर्पिंग स्ट्रेस। क्या होता है, चलो पहले पढ़ लेते हैं। द कंक्रीट पेमेंट अंडरगोज टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द डे। The temperature at the top surface is maximum during daytime. Similarly, during night time, the bottom of the pavement has the highest temperature,
एंड देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेमेंट। ये कह रहा है कि जब कंक्रीट को हम ले करते हैं उसके बाद क्या होता है कि दिन के समय और रात के समय पेमेंट के अपर और बॉटम लेयर में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे? जैसे ये मानो कि ये कंक्रीट का स्लैब है, अब यहाँ पर सूरज है, क्योंकि अभी सूरज के डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में हमारे अपर सरफेस है, और क्योंकि एक्सपोज्ड है डायरेक्ट हीट में तो यहाँ पर टेम्परेचर अपर सरफेस का ज़्यादा होगा, और जो बॉटम लेयर है थिकनेस के नीचे आने पर तो बॉटम सरफेस होगा, वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अब ऊपर के लेयर में, ऊपर के सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कंक्रीट एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन नीचे इतना ज़्यादा सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं है तो वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। एक्सपैंड करेगा क्योंकि दिन का समय है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि ऊपर का कंक्रीट सरफेस ज़्यादा एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है और नीचे का कम, तो एक तरह से डाउनवर्ड कर्वेचर ऐसे बन जाएगा, या एक तरह से इसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्वेचर। ये कब हुआ? दिन के समय पर। रात के समय केस उल्टा हो गया। अब रात के समय क्या हुआ कि बाहर ठंड है, सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया रात में, लेकिन नीचे का टेम्परेचर इतनी तेज़ी से 10 तक नहीं पहुंच पाएगा। सपोज ये पहुंच पाएगा कुछ 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कुछ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सरफेस डायरेक्ट एक्सपोजर में है इन्वायरमेंट के, वहाँ पर इन्वायरमेंट का प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा, और थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, कंक्रीट की थर्मल कंडक्टिविटी के कारण ये हीट ट्रांसफ़र इतनी तेज़ी से नहीं हो पाता। अब इस वजह से क्या हुआ कि ऊपर का सरफेस थोड़ा ठंडा है और नीचे का सरफेस थोड़ा गर्म है। नीचे का सरफेस फिर से एक्सपैंड करने की ज़्यादा कोशिश करेगा तुलना में ऊपर वाला सेक्शन, क्योंकि अब ऊपर वाले सेक्शन में ठंडा है तो ये श्रिंक करने की कोशिश करेगा और नीचे वाला इतना श्रिंक नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया? कर्वेचर जस्ट उल्टा बन गया। तो रात के समय अगर हम देखें कर्वेचर तो ये हमारा कॉन्केव कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर कंक्रीट स्लैब वेटलेस होती, वेटलेस मतलब इसमें कोई सेल्फ वेट ना होता, तो सिंपली ये ऐसे बेंड हो जाती नाइट के केस में, और ऐसे बेंड हो जाती ये दिन के केस में। लेकिन अब बात यह है कि कंक्रीट का कुछ सेल्फ वेट है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा कि वार्प होने पर यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा वेटलेस होने पर। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस तभी एक्ट करते हैं जब कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे ऊपर के केस में मैंने ये बताया था कि ये क्यूबॉइड ब्लॉक था और ये एक्सपैंड कर रहा था या श्रिंक कर रहा था, तो नीचे का सरफेस फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, एक तरह से रेजिस्टेंस मिल गया। जैसे रेजिस्टेंस मिला तुरंत इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होने शुरू हो गए टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ब्लॉक है स्टील का और मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है। हीट करने पर मैं पूछ रहा हूँ कि इस ब्लॉक में कितना स्ट्रेस जनरेट हो जा रहा है, तो तुम कहोगे कि क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं अगल बगल, तो ये हीट जनरेट होने के कारण एक्सपैंड हो जाएगा और इंटरनल स्ट्रेस ज़ीरो आएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसके दोनों एंड पर एक रिजिड ब्लॉक रख दूँ, यहाँ पर ब्लॉक से मैंने इसको रिस्ट्रेन करके रखा है, यहाँ से भी ब्लॉक से मैंने इसको रिस्ट्रेन करके रखा है, अब सेम टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, तब केस बदल जाएगा, क्योंकि अभी बढ़ने की कोशिश करेगा लेकिन ये ब्लॉक इसको बढ़ने नहीं देंगे। तब कंडीशन में अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसलिए जब भी हमको कहीं पर भी टेम्परेचर का वेरिएशन आता है तो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होने के लिए कुछ रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब कंक्रीट का पैनल का वेटलेस हमने मान लिया, सेल्फ वेट मान लिया, तो टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण ये या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का इंटरनल स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि कंक्रीट में इसका वेट है, वेट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्ट हैंगिंग है वो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो एक तरह से रेजिस्टेंस मिल गया कंक्रीट को। अब ऐसे डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि अंदर के पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन जनरेट हो जाएगा टॉप सरफेस पे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही जब ये दिन का समय है, दिन के समय पर क्योंकि ऊपर का हीट टेम्परेचर ज़्यादा था, ऊपर वाला ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, नीचे वाला कम एक्सपैंड हो गया, इस शेप में आ गया। अब क्योंकि कंक्रीट का वेट है जो कि इसको डाउनवर्ड नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और नीचे के पॉइंट पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गया। तो सेल्फ वेट के कारण थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। ठीक है, दोनों केस में ऐसा हो गया। अब थर्मल स्ट्रेस जो जनरेट हुए, इनके लिए भी हमने
इंटीरियर एज और कॉर्नर पे थर्मल स्ट्रेस के फॉर्म में निकाल लिए। तो थर्मल स्ट्रेस के फॉर्म में कुछ ऐसे हैं, ई अल्फा डेल्टा टी, या यहाँ पर ई टी बोला गया है सिग्मा, और इसका मल्टीप्लाई किया है सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। खैर ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस अभी समझिए कि ये थर्मल स्ट्रेस के कारण इंटीरियर पे हमारा स्ट्रेस है, और थर्मल स्ट्रेस के कारण एज पर, और थर्मल स्ट्रेस के कारण कॉर्नर पर, और ये तीनों के तीनों स्ट्रेस टेंशन है। ठीक है, हमारा फोकस टेंसाइल स्ट्रेस निकालने पे है। स्ट्रेस तो बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे, कहीं टेंशन होगा, कहीं कंप्रेशन होगा, बट हमारा फोकस है सिर्फ टेंशन वाले स्ट्रेसेस पे। तो थर्मल स्ट्रेस के कारण इंटीरियर एज और कॉर्नर पे स्ट्रेस के फॉर्मूले भी हमारे पास हैं। ये फॉर्मूले डिपेंड करते हैं सी एक्स और सी वाई, ब्रैडबरी कोफिशिएंट पे। ब्रैडबरी कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक चार्ट है हमारे पास। जिस समय हमको एल एक्स अपॉन एल या एल वाई अपॉन एल पता चल गया, सपोज वो 6 निकल के आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम चार्ट में देखते हैं कि सी एक्स या सी वाई की वैल्यू क्या है। अभी एल एक्स अपॉन एल और एल एक्स वाई अपॉन एल क्या होता है, मान लो कि ये एक लेन है और ये दूसरी लेन है, ठीक है, और यहाँ जॉइंट है। इस तरह खूब सारे पैनल बने हुए हैं, डायरेक्शन इधर की ये है, इधर की डायरेक्शन ये है। तो एल एक्स क्या होगा, ये, और एल वाई क्या होगा, ये। इंटरचेंजेबली भी हो सकता है, क्योंकि हमको एल एक्स अपॉन एल या एल वाई अपॉन एल निकालना है। एल हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये था रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और इसका फॉर्मूला उन्होंने वेस्टरगार्ड ने दे रखा था, कुछ था ई एच क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर, फोर्थ रूट। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाए कि डायमेंशन क्या है कंक्रीट के पैनल की, ठीक है, वो कितना ज़्यादा या कितना छोटा है, तो हम एल एक्स अपॉन एल और एल वाई अपॉन एल निकाल सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग सी एक्स और सी वाई की वैल्यू क्या होगी हम वो निकाल सकते हैं। और सी एक्स और सी वाई की वैल्यू हम यहाँ रख दें। पॉइजन रेशियो को कंक्रीट का पता है, कंक्रीट का ई यंग्स मॉडुलस पता है, थर्मल कोफिशिएंट कंक्रीट का कितना होता है वो पता है, डेल्टा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हो रहा है हमको वो पता है। तो हम निकाल सकते हैं कि इंटीरियर में कितना थर्मल के कारण टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, एज में कितना जनरेट होगा, और कॉर्नर में कितना जनरेट होगा। अभी इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब ये दो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े, कौन कौन से, लोड के कारण और थर्मल स्ट्रेस के कारण जो कि वार्पिंग क्रिएट कर रहा था उसके कारण। दोनों केस में हमने ये देखा कि इंटीरियर एज और कॉर्नर पे स्ट्रेसेस के फॉर्मूले हमको मिल गए। लोड के कारण मैंने वहाँ पर चर्चा की थी कि इंटीरियर में सबसे कम स्ट्रेस जनरेट होता है, एज पर उससे ज़्यादा, और कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है लोड के कारण। जब हम थर्मल वार्पिंग करते हैं तो थर्मल वार्पिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है इंटीरियर पे, और सबसे कम जनरेट हो जाता है कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर थोड़ा फ्री है। कॉर्नर फ्री होने पर उसको उतना रेजिस्टेंस नहीं मिल पा रहा, तो थर्मल स्ट्रेस थोड़ा कम जनरेट हो पाएगा। इंटीरियर एज चारों तरफ से घिरा हुआ है, वेट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, थर्मल स्ट्रेस इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेट हो पाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि टेम्परेचर और लोड इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग पड़ रहा है कंक्रीट के क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अगर ऐसा होता कि कॉर्नर पर लोड के कारण भी सबसे ज़्यादा लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, और टेम्परेचर के कारण भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ क्या करते कि कॉर्नर पर ही हमको पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस एक्ट करेगा, यहाँ पर हम सिग्मा निकाल लेते दोनों के कारण कितना लग रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी थिकनेस देनी चाहिए वो हम निकाल लेते। लेकिन अभी हमने यहाँ से देखा कि लोड के कारण बिहेवियर अलग है और टेम्परेचर के कारण तीनों पॉइंट पर बिहेवियर अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग समेशन हमको कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा स्ट्रेस दे। यानी सपोज कॉर्नर पे हमने लोड के कारण और टेम्परेचर के कारण निकाला, और कुछ निकल के आ गया 24 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एज पर निकाला तो कुछ निकल के आ गया 26, और इंटीरियर पर निकाला सपोज निकल के आ गया 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एज वाला पॉइंट क्रिटिकल हो गया। अगर कॉर्नर पे ही दोनों के मैक्सिमम होते तो हम सिंपली ये वैल्यू निकल के आ जाती है कुछ 50, और हम हमेशा इसी के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। लेकिन क्योंकि बिहेवियर अलग अलग है तो हमको ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे अब देखना पड़ रहा है कि दोनों का समेशन कितना निकल के आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा समेशन देगा वो हमारे लिए एक तरह से डिज़ाइन स्ट्रेस हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जो एज स्ट्रेस, दोनों का समेशन से जो एज स्ट्रेस निकल के आता है वो इंटीरियर स्ट्रेस से जनरली ज़्यादा निकल के आता है। फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वैल्यू रखने पर एज स्ट्रेस हमेशा ज़्यादा निकल के आता है इंटीरियर, क्योंकि एज और इंटीरियर लगभग एक ही चीज़ है, लोड के पैनल के एकदम मिडिल पर एक्ट करता है दोनों केस में। बस एक क्या कर रहा है कि लेन के एकदम बाउंड्री वाले पॉइंट पर लोड लग रहा है और दूसरा थोड़ा अंदर लग रहा है। तो ये देखा गया है कि एज पे जो स्ट्रेस लगता है लोड के कारण और टेम्परेचर के कारण वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू इंटीरियर। अच्छा, अब मैंने ये बताया था कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस के दो फॉर्म होते हैं। टेम्परेचर के मैंने पहले ऊपर बताया था, एक था वार्पिंग और जो दूसरा होता है वो होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, वार्पिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि डेली वेरिएशन हो रहा था टेम्परेचर का। दिन के समय भी कंक्रीट का पैनल कुछ ऐसे बेंड हो जा रहा था और रात के समय कंक्रीट का पैनल कुछ ऐसे बेंड हो जा रहा था, क्योंकि दिन और रात के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा था अपर सरफेस और बॉटम सरफेस में, और इस थर्मल ग्रेडेशन के कारण वार्पिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे थे। दूसरा कारण ये होता है टेम्परेचर स्ट्रेसेस का फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। मान लो कि अभी जैसे ऊपर हमने चर्चा की थी कि विंटर और समर दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ कुछ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है और समर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और ये भी पता है कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा कंक्रीट पैनल और नीचे की सॉइल के बीच में। अब जैसे ये मैंने कोई ब्लॉक बनाया है, अब क्या होगा कि मान लो कि विंटर का समय है, ठीक है। विंटर के समय क्या हो रहा होगा कि ये ब्लॉक दबने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको वापस अपने पहले वाले पोजीशन पर रखने की कोशिश करेगा। तो आधा आधा फ्रिक्शन नीचे कुछ ऐसे एक्ट करेगा, आधे ब्लॉक में इधर एक्ट करेगा और आधे ब्लॉक में इधर एक्ट करेगा, ताकि ये कंक्रीट दब ना पाए। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जनरेट हो गया तो इंटरनल स्ट्रेसेस भी जनरेट हो जाएंगे, जिसको मैंने सिग्मा बोल दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने ऊपर जो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लगाया था श्रिंकेज वाला, सेम ही मेथड से या सेम ही डेरिवेशन है, वहाँ से सिग्मा फ्रिक्शनल की वैल्यू एफ एल गामा सी बाई 2 आ जाती है। एफ को आप यहाँ पर म्यू बोल दो, नहीं म्यू तो पौधा नहीं बोले, एफ बोल दो। ये है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, किसके किसके बीच में, पेमेंट और नीचे की सॉइल के बीच में। जो मैंने ऊपर 1.2 लेकर रखा था, ये वही चीज़ है। लेंथ क्या है, कंक्रीट पेमेंट की लेंथ कितनी है, गामा सी कंक्रीट का यूनिट वेट कितना है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से हम थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो अब ये भी फ्रिक्शन भी कुछ अपना रोल देगा, क्योंकि मैंने बताया कि विंटर के समय क्या हो रहा था, कंक्रीट पैनल श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस उसको वापस अपनी पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गया, और यही हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि ऊपर जो लोड भी कहीं कहीं पर टेंशन दे रहे थे, उसके बाद वार्पिंग स्ट्रेस भी कहीं कहीं पर टेंशन आया, और ये जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है वो भी हमको टेंशन दे रहा है विंटर के समय पर। तो इससे क्या हुआ कि अगर हमने फ्रिक्शनल स्ट्रेस को अकाउंट फॉर नहीं किया तो स्ट्रेसेस को हम अंडर एस्टिमेट कर लेंगे। तो तीसरा टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या क्या आ गए। अब देखो दो टाइम है, एक है मिड डे और एक है मिड नाइट। मिड डे में क्या हो रहा है, कंक्रीट ऐसे डिफॉर्म हो जा रही है। मिड नाइट में क्या हो रहा है, ऐसे डिफॉर्म हो जा रहा है। क्यों, अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब इस डिफॉर्मेशन के कारण और सेल्फ वेट के कारण मैंने बताया था कि दिन के समय बॉटम लेयर पर टेम्परेचर वार्पिंग के कारण टेंशन जनरेट हो जाता है, इसको मैंने सिग्मा टी ई बोला। देखो ये टेंशन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये टेंशन क्रैक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। और क्या हो रहा है, सपोज मिड डे में एज पॉइंट पर कोई लोड एक्ट कर रहा है, तो इस लोड ने भी नीचे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट किया, जिसकी वजह से क्रैक और बनने के चांसेस हो गए, और उसको मैंने बोल दिया सिग्मा सी, और उसका भी नेचर कैसा है, टेंसाइल। ठीक है, तो बॉटम पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा टी प्लस सिग्मा ई। सिग्मा टी ई मतलब एज पर टेंशन टेम्परेचर के कारण और एज पर टेंशन लोड के कारण। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ समर की, गर्मी के समय क्या होता है, ये जो कंक्रीट पैनल है ये बढ़ने की कोशिश करेगा, तो
जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस बॉटम फाइबर पे किस तरह का स्ट्रेस का नेचर दे रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस का नेचर। तो समर की कंडीशन पे ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस निगेटिव हो जाएगा। जब विंटर की बात आएगी तो विंटर में नेचर फ्रिक्शन का उल्टा हो जाएगा, पैनल श्रिंक होने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बॉटम पे यहाँ पर टेंशन जनरेट होने लग जाएगा। तो दो टेंशन तो पहले ही आ रहे थे, लोड और टेम्परेचर वार्पिंग के कारण, तीसरा टेंशन और जनरेट हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। तो ये ही हमारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हो जा रहा है मिड डे के केस में। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन क्रिटिकल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर लोड या तो कंप्रेशन दे रहा होगा और टेम्परेचर टेंशन दे रहा होगा, या कहीं पर लोड टेंशन और टेम्परेचर कंप्रेशन दे रहा होगा। एक तरह से सिर्फ यही एक केस है जहाँ पर दोनों का नेचर टेंशन आ रहा है और फ्रिक्शन अपना कुछ रोल निभा रहा है। इस केस में अभी आप ये कहेंगे कि फिर समर को भी हम ना अकाउंट करें, सिंपली विंटर को ही करें, क्योंकि विंटर में तो ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है और फ्रिक्शन भी ऐड हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएगा स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस। लेकिन समर में होता क्या है कि ये जो आप टेंशन वाला कंपोनेंट देख रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर वाला कंपोनेंट देख रहे हैं, विंटर पे ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में। समर में ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि समर में टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाला कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा निकल के आ जाएगा बजाय विंटर की तुलना में। विंटर की तुलना में ये वाला कंपोनेंट उतना ज़्यादा नहीं निकल के आएगा, थोड़ा कम रह जाएगा। तो वहाँ पर फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी अपना एडिशन दे रहा है, इस वजह से कुछ सिग्मा निकल के आया। समर के केस में भले ही सिग्मा फ्रिक्शन निगेटिव दे रहा है, यानी एक तरह से रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद थर्मल स्ट्रेस इतना ज़्यादा जनरेट हो जाएगा डेली वेरिएशन के कारण कि ये सिग्मा काफ़ी ज़्यादा निकल सकता है। इसलिए हमने दोनों कंडीशन को ही क्रिटिकल लेके चलते हैं, एक समर केस में और विंटर केस में। दूसरा केस है हमारा मिड नाइट। मिड नाइट में मैंने बताया कि कंक्रीट पैनल कुछ ऐसे डिफॉर्म हो जा रहा है। अब लोड जब कॉर्नर पे लगता है, यहाँ पर कॉर्नर पे लगने पर ही यहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है, जिसको मैंने सिग्मा सी बोल दिया। कॉर्नर पर टेंशन क्रिएट हो गया, फॉर्मूला तो वेस्टरगार्ड ने पहले ही दे रखा था। टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, थर्मल स्ट्रेस के कारण ऊपर के पॉइंट पर कॉर्नर पर क्या हुआ, थर्मल टेंशन जनरेट हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या फ्रिक्शन यहाँ पर ऐड कर रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ से डायग्राम्स देख सकते हैं कि जब इसके कॉर्नर पॉइंट्स उठ जाते हैं तो कंक्रीट और सरफेस के बीच में कांटेक्ट छूट जाता है, और जब कांटेक्ट ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो पाएगा। तो इस वजह से मिड नाइट के केस में, क्योंकि हमारा कॉर्नर पॉइंट क्रिटिकल है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर ही टेंशन ऐड कर रहा है, और दूसरी चीज़ वो लोड के कारण भी टेंशन ऐड कर रहा है, और फ्रिक्शन है नहीं तो फ्रिक्शन को हमने जरूर बोल देते हैं। तो चाहे समर हो चाहे विंटर, हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस इतना होगा कॉर्नर पे टेम्परेचर के कारण और व्हील लोड के कारण। तो ये तीन केसेस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस होते हैं स्ट्रेसेस के, और हम इन तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए अपने पेमेंट को सेफ बनाते हैं। तो द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेसेस गिव राइज टू द फॉलोइंग थ्री क्रिटिकल केसेस: समर मिड डे, विंटर मिड डे और मिड नाइट। ठीक है, समर मिड डे में फ्रिक्शन का इफेक्ट नेगेटिव होगा, विंटर में पॉजिटिव होगा, और मिड नाइट में तो होगा ही नहीं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। अच्छा, अब यहाँ से इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिज़ाइन ए रिजिड पेमेंट मेकिंग यूज ऑफ वेस्टरगार्ड्स व्हील लोड एंड वार्पिंग स्ट्रेस इक्वेशंस एट एज रीजन, ओनली एज रीजन के बारे में बात कर रही है, ऑफ द स्लैब। द डिज़ाइन डाटा आर गिवन बिलो। कुछ डिज़ाइन डाटा दे रखा है कि व्हील लोड कितना है, पॉइजंस रेशियो कितना है, कंक्रीट का इलास्टिक मॉडुलस कितना है, थर्मल कोएफिशिएंट कितना है। ठीक है, और एक चीज़ दे रखी है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, ये है 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक तरह से FCR स्ट्रेंथ पेंडिंग। के वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ सेपरेट रिएक्शन दे रखा है 30 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि डिज़ाइन करो रिजिड पेमेंट। अच्छा, एक और चीज़ दे रखी है कि थिकनेस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो जैसे जैसे पेमेंट की थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आता है, जितनी हम थिन पेमेंट बिछाएंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा सेम रहेगा, थिक पोर्शन जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थिकनेस ऑफ पेमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब जब बात करते हैं कि डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, तो इसका मतलब हमसे पूछना चाह रहा है कि कितना थिक ये पेमेंट कंक्रीट का होना चाहिए ताकि इस लोड को और इस टेम्परेचर डिफरेंस को वो सह सके। या एक तरह से हम ये निकालना चाहते हैं कि ये कंक्रीट पेमेंट इतना थिक हो कि जो लगने वाले टेंसाइल स्ट्रेस हैं वो कैपेसिटी से या बेंडिंग स्ट्रेंथ से कम हो जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं कम हो जाए, एक डिज़ायर्ड फैक्टर सेफ्टी भी दो 1.1 और 1.2 के बीच में। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ क्या होगा, हमको ये निकालना है कि व्हील लोड के कारण और टेम्परेचर के कारण टेंसाइल स्ट्रेस कितना जनरेट हो जा रहा है, और ये जो स्ट्रेस है क्या वो अपने बेंडिंग स्ट्रेस से कम है कि नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले हमको कोई थिकनेस चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस के फॉर्मूले हैं उसमें आपने देखा कि एच का टर्म भी इंक्लूडेड है, एच यानी थिकनेस ऑफ पेमेंट। तो स्ट्रेस निकालने के लिए पहले हमको ये भी निकालना पड़ेगा कि थिकनेस कितनी है पेमेंट की, और वही एक्चुअली तो हमको डिज़ाइन भी वही करना था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको चूज़ करना पड़ेगा कि मान लो कि पेमेंट की थिकनेस एच इतनी है। अब उस थिकनेस से करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं व्हील और टेम्परेचर के कारण, और उस स्ट्रेस को कंपेयर कर लेंगे स्ट्रेंथ से। अगर स्ट्रेस हमारा कम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्ट्रेसेस ज़्यादा निकल के आ गए तो हमको थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी और फिर से हमको स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये इटरेशन मेथड हो गया। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता दे रहा हूँ कि मान लो कि हमने सबसे पहले 25 सेंटीमीटर की कोई थिकनेस चूज़ कर ली। ठीक है, तो सपोज ये हमारा पहला ट्रायल है, चूज़ ए थिकनेस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो एक तरह से ये हो गया हमारा एच। अब वेस्टरगार्ड ने ये व्हील लोड के कारण एज पर कितना स्ट्रेस आ रहा है उसका फॉर्मूला दे रखा है। इस वाले फॉर्मूले में हमको पी तो पता ही है, एच अभी हमने एज्यूम कर लिया, एल और बी चाहिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस और रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। तो उसके लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दे रखे थे एल और बी के। इस फॉर्मूले में भी ई पता है हमको, एच हमने एज्यूम कर लिया, के क्वेश्चन में दे रखा है सेपरेट रिएक्शन, म्यू हमको पता है दे रखा है, तो एल निकल आएगा हमारा आराम से। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखने पर सपोज सारी चीज़ रखने में निकल के आया 60.41 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या फॉर्मूला मांग रहा है, बी बता दो, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। इस वाले फॉर्मूले में हमको ए पूछ रहा है, एच तो हमने एज्यूम कर लिया है, ए क्या होता है, ये व्हील लोड का रेडियस। व्हील लोड का रेडियस कितना होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। अब मान लो कि ये कोई व्हील रखा हुआ है कंक्रीट के पेमेंट पे और इसका रेडियस कितना है ए, तो ये कुछ लोड कैपिटल पी लगा रहा होगा और इसके कारण यहाँ पर कुछ प्रेशर लग रहा है, स्मॉल पी बोल दिया मैंने। तो जो ऊपर से लोड लग रहा है कैपिटल पी वो होगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, कितने एरिया पे लोड लग रहा है, वो एरिया है पाई ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, यही रेडियस व्हील इम्प्रिंट का, इसका जो इम्प्रिंट है वो सर्कुलर मानते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियस है वो ए है। अच्छा, पी दे रखा है 7000 और स्मॉल पी भी दे रखा है कुछ 0.7 या 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से हमको ए निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, सारी वैल्यू हमको दे रखी है, तो रेडियस निकल के आया 17.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये 1.724 एच से बड़ा है कि छोटा। तो 1.724 एच में एच हमने मान रखा है 55 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू निकल के आई 43.1 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस है 1.724 एच वो ए से काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब पेमेंट थिक हो गया है। थिक का मतलब बी बराबर हमको ये बड़ा वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ये वाला। इस वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया, फिर ए को अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, कितना निकल के आया था 17.24 सेंटीमीटर। एच हमने 25 सेंटीमीटर एज्यूम कर रखा है, ये भी एज्यूम कर रखा है, तो हमारा स्मॉल बी निकल के आ गया, वो आ गया 16.29 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब एल पता चल गया, बी पता चल गया,
तो ये हमको पता चल गया, कैपिटल P हमको दे ही रखा है, H हमने ज्यूम कर लिया, तो एज पर स्ट्रेस कितना है व्हील के कारण वो हमको पता चल गया। ये कुछ निकल के आया सपोज 16.98 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वार्पिंग स्ट्रेस यानी टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे एज पर, क्योंकि एज के ही डिज़ाइन करने के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम सारे फॉर्मूला एज वाले लगा रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है CX और CY। यहाँ पर ये होता है यंग्स मॉडुलस, ये होता है थर्मल कोफिशिएंट, ये है टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि पेमेंट कितना थिक है। तो हमने मान रखा था 25 सेंटीमीटर, पहला इटरेशन था, तो 25 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 24 का दे रखा है, 26 का दे रखा है, तो 25 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इंटरपोलेशन करके निकाल सकते हैं कितना मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों सरफेस के बीच में। और ये निकल के आया कुछ 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा तो हमको यहाँ से T भी मिल गया। CX कितना है, CY कितना है, इसके लिए ब्रैडबेरी कोफिशिएंट देखते हैं या ब्रैडबेरी चार्ट देखते हैं, ये ब्रैडबेरी कोफिशिएंट निकालने के लिए। और ये ब्रैडबेरी चार्ट कुछ ऐसा होता है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। डिपेंडिंग अपॉन LX अपॉन L और LY अपॉन L हम CX और CY निकाल सकते हैं। ये LX और LY क्या होते हैं, उसके लिए देखो क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इतना है और स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इतना है। यानी सपोज अगर एक कंक्रीट पैनल में बनाऊँ ऐसा, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बीच में डिफरेंस 3.75 है, यानी ये 3.75, और ट्रांसवर्स जॉइंट जो डायरेक्शन पे रखते हैं ये है 4.2 मीटर। तो ये होता है LY, ये होता है LX। ठीक है, और हमको एज रीजन पे ही लोड लगा रखा है हमने, तो यहाँ पर देखना होता है। खैर, अब LX और LY पता चल गए, स्मॉल l भी पता चल गया हमको, तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, LX अपॉन L सपोज निकल के आया 4.2 था, तो 420 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 60.41 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया 6.96। LY अपॉन L को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि L, अच्छा ये LX नहीं है, ये LY है। ये LX हमारा कितना छोटा है, 3.75 डिवाइडेड बाई 60.41, और LY अपॉन L कितना हो जाएगा 420 है ना, तो अच्छा ये 3.75 की जगह 375 कर दो, सेंटीमीटर में सारी यूनिट है। ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 60.41, तो यहाँ से हमको निकल के वैल्यू आ गई 6.96। अब ये वाला पोर्शन बड़ा है LY, ये छोटा है, तो बेशक यही सबसे बड़ा निकल के आएगा, और जो हायर होता है CX और CY में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये 6.96 यानी लगभग 7 के करीब, ये इसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो ये निकल के आया 0.99। ठीक है, तो वापस फॉर्मूला में देखते हैं क्या क्या हमको चाहिए था और क्या क्या मिल गया। CX और CY ही चाहिए था, बाकी चीज़ें सही है। CX में और CY में जो बड़ा होगा वही थर्मल स्ट्रेस को गवर्न करेगा। CY यहाँ से निकल के आया कुछ 0.99, ये हमको पता ही है, हमने यहाँ से सिग्मा TE निकाल लिया, एज पर कितना थर्मल स्ट्रेस लग रहा है टेंशन का, वो कुछ निकल के आया सपोज 23.61। तो अब क्या बात हुई कि हमको टोटल स्ट्रेस तो पता चल गए, एक निकल के आया एज पर व्हील लोड के कारण 16 पॉइंट कितना निकला था, 16.98, और थर्मल के कारण एज पर कितना निकल के आ रहा है 23.61। तो टोटल स्ट्रेस टेंशन का कितना हो गया, दोनों का समेशन करके 40.59 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्ट्रेंथ कितनी दे रखी कंक्रीट के फ्लेक्सर में 45, तो ठीक है, उससे छोटा है, यानी अच्छी बात है, 25 सेंटीमीटर हमारा सफिशिएंट है 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक बार हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसने कहा कि 1.1 से बड़ा होना चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई स्ट्रेस एक्चुअली कितना लग रहा है, ये वैल्यू निकल के आती है कुछ 1.109। तो 1.1 से 1.2 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि ये H जो हमने चूज़ किया था 25 सेंटीमीटर वो ओके है।
अब चाहें तो हम इस एज के लिए कॉर्नर पे चेक लगा सकते हैं कि कॉर्नर पे देख लिया कि सिग्मा कॉर्नर प्लस सिग्मा टेम्परेचर के कारण कॉर्नर, इनका समेशन देख लेंगे कि अगर कम निकल के आ गया तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा निकल के आ गया फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस में तो एच को फिर से बदलना पड़ेगा हमको। खैर क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ एच के बारे में पूछा गया था कि डिज़ाइन करो, तो हमने उसका आंसर निकाल दिया। तो ऐसे होती है हमारी कुछ रिजिड पेमेंट की थिकनेस डिज़ाइन।